5 से 10 लाख के बजट में 7 सीटर गाड़ी खरीदना पहले से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है, क्योंकि जो गाड़ी सबसे ज्यादा बिक रही है ना, जरूरी नहीं कि वही आपके परिवार के लिए सबसे सही हो। और अगर आपने सिर्फ फीचर या शोरूम की बातों पर भरोसा करके डिसीजन लिया तो बाद में स्पेस, मेंटेनेंस और रीसेल तीनों में पछताना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ टॉप 5 7 सीटर कार्स की रैंकिंग नहीं करेंगे, बल्कि हर गाड़ी की वो असली स्ट्रेंथ और वो कंप्रोमाइज भी बताएंगे जो अक्सर शोरूम और रिव्यूज में छुपाया जाता है। तो नंबर 5 पर है मारुति सुजुकी इको। सच बताऊं, इस गाड़ी को देखकर शायद बहुत से लोग बोलेंगे ये लिस्ट में कैसे आ गई, और यही वजह है कि इको को समझना जरूरी है, क्योंकि ये वो गाड़ी नहीं है जो लुक्स या फीचर से इंप्रेस करती है। ये वो गाड़ी है जो सालों तक बिना ज्यादा ड्रामा के अपना काम करती रहती है। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ एक ही है कि 7 लोग आराम से बैठ जाएं, मेंटेनेंस जेब पर भारी ना पड़े और सर्विस हर जगह मिल जाए, तो इको को इग्नोर करना आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये हर फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस है। इसके कुछ ऐसे कंप्रोमाइजेस भी हैं जो खरीदने से पहले समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस की, और यही इको का सबसे बड़ा वेपन है। इसका पूरा डिजाइन एक ही फिलॉसफी पर बना है, कम पैसा में मैक्सिमम यूजेबल स्पेस। इसी वजह से पर्सनल बायर से लेकर ना छोटे बिजनेस ओनर्स, स्कूल ड्यूटी ऑपरेटर्स और बजट कॉन्शियस फैमिली तक ना हर कैटेगरी में इस गाड़ी ने अपनी जगह बना रखी है। 2026 में भी इसका फॉर्मूला वही है, सिंपल मैकेनिकल्स, लो मेंटेनेंस और टेंशन फ्री ओनरशिप। बाहर से देखें तो डिजाइन बिल्कुल सीधा साधा है, ना कोई स्पोर्टी स्टाइलिंग, ना फैंसी कर्व्स, लंबी बॉडी, सीधी पैनल्स और टॉल कैबिन। हर चीज प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका फायदा ये होता है कि अंदर हेडरूम अच्छा मिलता है और सिटी के नैरो रोड्स पर भी ना गाड़ी मैनेज करना मुश्किल नहीं लगता। लेकिन यहीं पे पहला कंप्रोमाइज सामने आता है। अगर 7 सीट यूज कर रहे हैं तो बूट स्पेस काफी लिमिटेड हो जाता है। रोजमर्रा के बैग्स या ग्रोसरी तो आ जाएंगे, लेकिन अगर पूरा परिवार एयरपोर्ट जा रहा है और बड़े सूटकेस ले जाने हैं ना, तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। केबिन के अंदर आते ही आपको समझ आ जाता है कि यहाँ हर रुपया को प्रैक्टिकलिटी पर खर्च किया गया है, लग्जरी पर नहीं। डैशबोर्ड बेसिक है, मटेरियल सिंपल है और ओवरऑल डिजाइन पुराना फील देती है। सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन या एम्बिएंट लाइटनिंग जैसी चीजें यहाँ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। हाँ, ड्राइविंग पोजीशन अच्छी है, विजिबिलिटी क्लियर मिलती है और सिटी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फैमिली कंफर्ट कैसा है। फ्रंट और मिडिल रो सिटी यूज के लिए ठीक ठाक कंफर्ट दे देती है, लेकिन हाईवे पर लंबी जर्नी के दौरान न सीट कुशनिंग, केबिन इंसुलेशन और ओवरऑल रिफाइनमेंट जल्दी याद दिला देती है कि इको एक प्रीमियम टूरर नहीं है, बल्कि लो कॉस्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन है। थर्ड रो बच्चों या शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ठीक है, लेकिन अडल्ट्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट की उम्मीद रखना सही नहीं होगा। इंजन की बात करें तो यहाँ मिलता है प्रूवन 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, और सीएनजी ऑप्शंस इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है। परफॉर्मेंस एक्साइटिंग नहीं है। अगर गाड़ी फुल लोड में हो तो ओवरटेकिंग से पहले थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन सिटी ड्राइविंग, स्कूल रन्स, लोकल ट्रेवल और डेली फैमिली यूज में ये इंजन ईमानदारी से ना अपना काम करता है। रनिंग कॉस्ट की बात करें तो पेट्रोल में सिटी ड्राइविंग के दौरान जनरली लो टू मिड टेंस की माइलेज देखने को मिल जाती है, जो ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक पर डिपेंड करती है। और अगर आपका मंथली रनिंग कॉस्ट ज्यादा है तो सीएनजी वेरिएंट इसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन जाता है। पर किलोमीटर कॉस्ट को नीचे रखने के मामले में ना इको आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। राइड क्वालिटी भी इसी प्रैक्टिकल नेचर को फॉलो करता है। अच्छी रोड्स पर गाड़ी अपना काम ठीक से करती है, लेकिन ब्रोकन रोड पर रेयर पैसेंजर को ना बाउंस महसूस हो सकता है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी एवरेज है, स्टीयरिंग बेसिक फील देती है और केबिन के अंदर रोड और इंजन की आवाज भी दूसरी मॉडर्न एमपीवीज के कंपैरिजन में ज्यादा सुनाई देती है। और अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसे इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी, सेफ्टी। जरूरी बेसिक फीचर्स सेफ्टी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप टॉप लेवल क्रैश प्रोटेक्शन या स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल कॉन्फिडेंस को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं तो इको आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी। फैमिली बायर्स के लिए यही इसका सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। जहां इको फिर से गेम पलट देती है वो है ओनरशिप एक्सपीरियंस। मारुति का ह्यूज सर्विस नेटवर्क, आसानी से मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स और पॉकेट फ्रेंडली मेंटेनेंस इसे लॉन्ग टर्म यूज के लिए ना काफी प्रैक्टिकल बना देते हैं। लोकल मैकेनिक भी इस गाड़ी से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, इसलिए मेंटेनेंस को लेकर ना ज्यादा टेंशन नहीं रहती है।
तो अगर एक लाइन में वर्डिक्ट दिया जाए तो इको उन लोगों के लिए बनी है जो स्टाइल से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। कम कीमत, कम रनिंग कॉस्ट और ह्यूज सर्विस सपोर्ट इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, लेकिन कंफर्ट, रिफाइनमेंट और सेफ्टी के मामले में कंप्रोमाइज भी उतने ही क्लियर हैं। इसी वजह से ना मारुति सुजुकी इको हमारी लिस्ट में रैंक नंबर 5 पर है। लेकिन अब बारी है उस गाड़ी की जिसने स्पेस मैनेजमेंट के मामले में ना एक्सपेक्टेशन ही बदल दी है और इसी वजह से उसने इको को भी पीछे छोड़ दिया है। तो रैंक नंबर 4 पर आती है रोनाल्ड की ट्राइबर। अगर कोई आपसे कहे कि 4 मीटर से छोटी एक फैमिली कार स्पेस मैनेजमेंट के मामले में कई बड़ी एसयूवी को टक्कर दे सकती है तो शायद पहली बार में यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन रोनाल्ड ट्राइबर ने मार्केट में आकर बिल्कुल वही करके दिखाया है। ये सिर्फ एक 7 सीटर नहीं बल्कि स्मार्ट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्राइबर का मुकाबला सिर्फ दूसरी एमपीवी से नहीं होता। कई लोग इसके बजट में हैचबैक या कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे होते हैं, लेकिन जब वो इसका केबिन देखते हैं ना तो डिसीजन बदल जाता है। महीने की लगभग 3000 से ज्यादा यूनिट की सेल्स भी दिखाती है कि इस गाड़ी ने अपना एक अलग कस्टमर बेस बना लिया है। इसकी असली ताकत शुरू होती है केबिन के अंदर से। साइज में ये 4 मीटर के अंदर है, लेकिन अंदर की पैकेजिंग देखकर ना पहली बार बैठने वाले भी हैरान रह जाते हैं। हाँ, अगर 7 सीट यूज करोगे तो बूट स्पेस लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन यही ट्राइबर अपना असली मैजिक दिखाती है। इसकी 3rd रो सीट पूरी तरह रिमूवेबल है, सीटिंग लेआउट फ्लेक्सिबल है और जरूरत के हिसाब से ये फैमिली कार से लगेज कैरियर तक आसानी से बदल जाती है। इस सेगमेंट में इतनी प्रैक्टिकल मॉडुलरिटी बहुत कम गाड़ियां ऑफर करती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इंडियन रोड को ध्यान में रखकर दिया गया है, चाहे स्पीड ब्रेकर हो, विलेज रोड्स हो या ब्रोकन पैकेज, ट्राइबर बिना ज्यादा टेंशन के निकल जाती है। बाहर से इसका डिजाइन ओवर स्टाइल नहीं लगता। अपराइट स्टांस, बैलेंस्ड प्रोपोर्शन और क्लीन फ्रंट फेसिया इसे सिंपल होते हुए भी मैच्योर लुक देते हैं। ये गाड़ी दिखावा नहीं करती और शायद यही इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। केबिन के अंदर बैठते ही एक बात तुरंत समझ आ जाती है कि रोनाल्ड ने हर इंच को सोच समझकर डिजाइन किया है। लेकिन अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां ट्राइबर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसका इंजन। बहुत लोग मानते हैं कि 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 7 लोगों के साथ हाईवे पर स्ट्रगल करेगा। तो सच क्या है? तो देखो, अगर आप रिलैक्स ड्राइविंग करते हैं और टाइमली गियर शिफ्ट रखते हैं तो डेली फैमिली यूज में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप फुल लोड के साथ एग्रेसिव ओवरटेकिंग या हाई स्पीड क्रूजिंग पसंद करते हैं तो इंजन अंडर पावर्ड जरूर महसूस होगा। इसी वजह से मैनुअल गियर बॉक्स ज्यादा सेंसेबल चॉइस लगता है, जबकि AMT सीटी कन्वीनियंस तो देता है लेकिन इंस्टेंट रिस्पांस की उम्मीद रखने वालों को उतना सेटिस्फाइड नहीं करेगा। जहां परफॉर्मेंस एवरेज लग सकता है वहीं रनिंग कॉस्ट फिर से गेम पलट देती है। सिटी हो या हाईवे, ट्राइबर माइलेज के मामले में जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालती है और इसी वजह से लॉन्ग टर्म ओनरशिप का एक्सपीरियंस भी काफी इकोनॉमिकल रहता है। राइड क्वालिटी भी इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक है। सस्पेंशन इंडियन रोड के हिसाब से अच्छा ट्यून किया गया है और खराब रास्तों पर भी पैसेंजर को ज्यादा झटका महसूस नहीं होते हैं। हैंडलिंग प्रेडिक्टेबल है, लेकिन हाईवे स्पीड बढ़ाने पर केबिन में हवा और रोड्स की आवाज थोड़ी ज्यादा सुनाई देने लगती है। अब उस चीज की बात करते हैं जो हर फैमिली बायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सेफ्टी। ट्राइबर ने ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटिंग हासिल करके सबको सरप्राइज किया था। इस बजट में यही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। साथ ही मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी पॉकेट फ्रेंडली रहती है और रीसेल वैल्यू भी धीरे धीरे अच्छी बनी हुई है। रेनॉल्ट का सर्विस नेटवर्क भी पहले के मुकाबले काफी इंप्रूव हुआ है। अगर एक लाइन में वर्डिक्ट दिया जाए तो रेनॉल्ट ट्राइबर उन फैमिलीज के लिए बनी है जो लिमिटेड बजट में ना मैक्सिमम स्पेस और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है मॉड्यूलर केबिन, प्रैक्टिकल पैकेजिंग और लो ओनरशिप कॉस्ट। हाँ, अगर आपको हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस चाहिए तो इसका इंजन आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करने पे मजबूर करेगा। इसी वजह से रेनॉल्ट ट्राइबर हमारी लिस्ट में रैंक नंबर 4 पर है। लेकिन अब बारी है उस गाड़ी की जिसका नाम सुनते ही भरोसा का तस्वीर सामने आ जाती है। शहरों से लेकर पहाड़ों और गांवों की मुश्किल सड़कों तक इसने सालों से अपनी अलग पहचान बनाई हुई है और इसी वजह से इसने ट्राइबर को भी पीछे छोड़ दिया है। तो रैंक नंबर 3 पर आती है महिंद्रा की बोलेरो नियो। कुछ गाड़ियां सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है और कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जो रास्ते की परवाह नहीं करती। महिंद्रा बोलेरो नियो उन्हीं गाड़ियों में से एक है। ये उन लोगों की पहली पसंद है जिनके लिए मजबूती, भरोसा और रफ रोड कैपेबिलिटी सिर्फ फीचर नहीं बल्कि जरूरत होती है। शायद इसीलिए सरपंच से लेकर पहाड़ों के टूरिस्ट ऑपरेटर तक हर जगह इसका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है।
हर महीने लगभग 8 से 9 हजार यूनिट की सेल्स ये साफ दिखाती है कि असली भारत आज भी किस तरह की गाड़ियों पर भरोसा करता है। और सबसे खास बात यह है कि बोलेरो नियो का सीधा राइवल ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि ये अपनी ही कैटेगरी में खेलती है। साइज में ये भी 4 मीटर के अंदर है, लेकिन इसका रोड प्रेजेंस उससे कहीं बड़ा महसूस होता है। ऊंची सीटिंग पोजीशन, मस्कुलर बॉडी और कमांडिंग स्टांस की वजह से ना ट्रैफिक में इसका अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है। चाहे गांव की कच्ची सड़क हो, पहाड़ी रास्ता हो या बारिश के बड़े गड्ढे, बोलेरो नियो बिना ज्यादा सोच विचार के निकल जाती है। और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो पीछे की जंप सीट फोल्ड करते ही काफी अच्छा लगेज स्पेस भी मिल जाता है। अगर आपका यूज केस फैमिली के साथ लगेज या यूटिलिटी वर्क भी है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी काफी काम आती है। एक्सटीरियर डिजाइन पूरी तरह महिंद्रा की एसयूवी आइडेंटिटी को फॉलो करता है। क्लासिक ग्रिल, बॉक्सी प्रोपोर्शन और रेयर माउंटेड स्पेयर व्हील इसे एक प्रॉपर रग्गिड लुक देते हैं। ये गाड़ी फैशनेबल बनने की कोशिश नहीं करती है, बल्कि अपनी मजबूत पर्सनैलिटी से पहचानी जाती है। केबिन के अंदर स्पेस अच्छा मिलता है और ड्राइविंग पोजीशन भी कमांडिंग फील देती है, लेकिन यही एक इम्पोर्टेंट कंप्रोमाइज सामने आती है। इसकी थर्ड रो कन्वेंशनल फॉरवर्डिंग फेसिंग सीट नहीं बल्कि साइड फेसिंग जंप सीट है। छोटी ट्रिप्स या ओकेजनल यूज के लिए ये ठीक है, लेकिन अगर आप हर वीकेंड 7 अडल्ट्स के साथ लंबी हाईवे जर्नी करते हैं तो अर्टिगा या रूमिनोन जैसे लेआउट ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। हाँ, अगर आपका यूज केस रफ रोड है, गाँव है, लगेज और मिक्स्ड फैमिली ड्राइविंग है ना, तो नियो की प्रैक्टिकलिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डैशबोर्ड का डिजाइन सिंपल और ओल्ड स्कूल है। बटन्स बड़े हैं, कंट्रोल्स आसानी से ऑपरेट हो जाते हैं और टच स्क्रीन बेसिक जरूर है, लेकिन डेली यूज के लिए काफी है। इंटीरियर प्लास्टिक प्रीमियम फील नहीं देती, लेकिन रफ यूज को ध्यान में रखकर बनाई गई है। क्रूज कंट्रोल और इको मोड जैसे यूजफुल फीचर्स ओनरशिप एक्सपीरियंस को और प्रैक्टिकल बना देते हैं। लेकिन अब आती है वो चीज जो बोलेरो नियो को लिस्ट की बाकी गाड़ियों से अलग बना देती है। इस बजट में ये उन चुनिंदा 7 सीटर गाड़ियों में से एक है जो रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए ले जाओ, लेकिन कीचड़, चढ़ाई या खराब रास्तों पर इसका एडवांटेज क्लियरली महसूस होता है। इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का डीजल मोटर इस गाड़ी की पर्सनालिटी से परफेक्टली मैच करती है। ये हाई स्पीड एक्साइटमेंट के लिए नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग लो एंड टॉर्क के लिए बनी है। फुल लोड के साथ भी ये गाड़ी बिना ज्यादा स्ट्रगल के चलती रहती है। मैनुअल गियर बॉक्स थोड़ा हैवी और मैकेनिकल फील देता है, जो सिटी यूजर को शुरू में ना अलग लग सकता है, लेकिन इसी रगड कैरेक्टर की वजह से बोलेरो नियो को लोग वर्क हॉर्स के रूप में पसंद करते हैं। माइलेज भी डीजल इंजन के हिसाब से काफी रिस्पेक्टेबल रहती है। रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में लगभग 14 से 16 kmpl का एवरेज देखने को मिल जाता है, जो इस साइज और कैपेबिलिटी की एसयूवी के लिए अच्छा माना जा सकता है। राइड क्वालिटी की बात करें तो इसका लेडर फ्रेम चेसिस इसे रफ रोड पर जबरदस्त कॉन्फिडेंस देता है। गड्ढों और ब्रोकन पैसेज पर ये गाड़ी अपना असली टैलेंट दिखाती है। हाँ, खाली गाड़ी में रियर पैसेंजर को सस्पेंशन थोड़ा बाउंसी लग सकता है। हाईवे स्पीड पर स्टीयरिंग काफी हैवी फील देती है और डीजल इंजन की आवाज के साथ कुछ वाइब्रेशंस केबिन के अंदर महसूस होते हैं। सेफ्टी के मामले में डुअल एयरबैग्स और एबीएस जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप लेटेस्ट क्रैश टेस्ट परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो बाइंग से पहले जिस वेरिएंट को आप लेने वाले हैं उसका सेफ्टी फीचर्स और अवेलेबल क्रैश इंफॉर्मेशन को एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना। लॉन्ग टर्म ओनरशिप की बात करें तो यहाँ बोलेरो नियो फिर से मजबूत स्कोर करती है। महिंद्रा का सर्विस नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है। सबसे खास बात यह है कि इसकी रीसेल वैल्यू भी काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, जिस वजह से सालों बाद भी इसका डिमांड बना रहता है। तो अगर एक लाइन में वर्डिक्ट दिया जाए तो बोलेरो नियो उन लोगों के लिए बनी है जिनके लिए मजबूती और रफ रोड कैपेबिलिटी लग्जरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, थर्ड रो जंप सीट और ओवरऑल रिफाइनमेंट इसका सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। इसी वजह से महिंद्रा बोलेरो नियो हमारी लिस्ट में रैंक नंबर 3 पर आती है। लेकिन असली मुकाबला अब शुरू होता है, क्योंकि अगली गाड़ी वो है जिसके लिए लोग बुकिंग करने के बाद न महीनों तक डीलर के फोन का इंतजार करते हैं और जब डिलीवरी मिलती है तब समझ आता है कि उसका क्रेज इतना ज्यादा क्यों है। तो रैंक नंबर 2 पर है मारुति सुजुकी अर्टिगा। अगर इंडिया में किसी एक 7 सीटर ने फैमिली कार की डिफिनीशन बदली है ना, तो वो अर्टिगा है। आज हालात ये है कि कई लोग गाड़ी नहीं बल्कि अर्टिगा ही खरीदने निकलते हैं, और अगर आप सीएनजी वेरिएंट बुक करने जा रहे हैं तो डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार मिलना कोई नई बात नहीं है। ये मजाक नहीं है, बल्कि इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा सबूत है।
हर महीने 15,000 से भी ज्यादा यूनिट्स की सेल्स के साथ अर्टिगा पूरे सेगमेंट को डोमिनेट करती है, इतनी कि जब भी कोई नया 7 सीटर लॉन्च होती है ना, तो उसका पहला टारगेट अर्टिगा को टक्कर देना ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस की, क्योंकि इसी वजह से ये गाड़ी हर फैमिली की विश लिस्ट में रहती है। लंबी बॉडी की वजह से केबिन काफी एरी और स्पेसियस फील होता है। हाँ, जब 7 सीट यूज होती है तो बूट स्पेस लिमिटेड रह जाती है, और सीएनजी वेरिएंट में टैंक की वजह से लगेज कैपेसिटी और भी कम हो जाती है। तो अगर फुल फैमिली के साथ लंबी ट्रिप और बहुत सारे सामान ले जाना है तो पैकिंग थोड़ी स्मार्ट तरीके से करनी पड़ेगी। ग्राउंड क्लियरेंस भी नॉर्मल सिटी और हाईवे यूज के लिए ठीक है, लेकिन पूरी गाड़ी भर जाने पर रियर साइड थोड़ी नीचे बैठती हुई महसूस हो सकती है। एक्सटीरियर डिजाइन में अर्टिगा ओवर स्टाइल नहीं लगती है। क्रोम ग्रिल, क्लीन बॉडी लाइंस और बैलेंस्ड प्रोपोर्शन इसे एक मैच्योर फैमिली एमपीवी का लुक देते हैं। ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए नहीं, बल्कि हर रोज बिना थकाए चलाने के लिए बनी है। केबिन के अंदर बैठते ही इसका प्रैक्टिकल अप्रोच और भी क्लियर हो जाता है। लाइट बीज इंटीरियर केबिन को बड़ा फील कराता है। ड्राइविंग पोजीशन कंफर्टेबल है और सारे कंट्रोल्स नेचुरली हाथ के पास मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम लेटेस्ट या फैंसी नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड और ऑटो कार प्ले के साथ डेली यूज में बिना किसी परेशानी के काम करता है। मटेरियल क्वालिटी प्रीमियम नहीं है, लेकिन फिट और फिनिश इतनी कंसिस्टेंट है कि ऑनरशिप के सालों बाद भी ना केबिन अच्छी तरह टिकता है। रूफ माउंटेड एसी वेंट्स और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर फैमिली कंफर्ट को और बेहतर बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सेगमेंट में थर्ड रो यूजेबिलिटी के मामले में अर्टिगा आज भी बेंचमार्क मानी जाती है। अडल्ट्स भी शॉर्ट से मीडियम डिस्टेंस जर्नी बिना ज्यादा कंप्रोमाइज के कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अब आती है वो बात जो शायद हर किसी को पसंद ना आए। अर्टिगा इतनी ज्यादा इसलिए नहीं बिकती क्योंकि ये सबसे एक्साइटिंग गाड़ी है, बल्कि इसलिए बिकती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेंसेबल चॉइस है। इंडियन फैमिली को चाहिए कम मेंटेनेंस, अच्छा माइलेज, आसान ड्राइविंग, हर शहर में सर्विस और बेहतरीन रीसेल। अर्टिगा इन सब बॉक्सेस को एक साथ टिक कर देती है। शायद इसी वजह से लोग नए एक्सपेरिमेंट्स करने के बजाय इसी पर भरोसा करते हैं। इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर पेट्रोल मोटर रिफाइनमेंट के मामले में काफी इंप्रेसिव है। परफॉर्मेंस स्पॉटी नहीं है, लेकिन स्मूथनेस और रिलायबिलिटी दोनों ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। मैनुअल हो या ऑटोमेटिक, दोनों गियर बॉक्स सिटी ट्रैफिक में कंफर्टेबल फील कराते हैं। और अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हैं तो रनिंग कॉस्ट इतनी कम हो जाती है कि प्राइवेट बायर्स के साथ कमर्शियल यूजर भी इसके फैन बन जाते हैं। राइड क्वालिटी भी इसी फैमिली ओरिएंटेड कैरेक्टर को फॉलो करती है। सॉफ्ट सस्पेंशन छोटे मोटे गड्ढों को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है और लॉन्ग ड्राइव पर केबिन काफी कंफर्टेबल महसूस होता है। स्टीयरिंग लाइट है, हैंडलिंग प्रेडिक्टेबल है और पेट्रोल इंजन की वजह से केबिन के अंदर नॉइज और वाइब्रेशन भी काफी कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन अब बात है उस पॉइंट की जिसे इग्नोर करना सही नहीं होगा, सेफ्टी। अर्टिगा का नाम जब भी लिया जाता है लोग सबसे पहले स्पेस, माइलेज और रीसेल की बात करते हैं, लेकिन सेफ्टी डिस्कशन में ये उतनी मजबूत इमेज क्रिएट नहीं कर पाती है। इसीलिए अगर आप अर्टिगा खरीदने जा रहे हैं तो जिस वेरिएंट को चूज कर रहे हैं उसका एयर बैग्स, ESP, हिल होल्ड और लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स को एक बार जरूर वेरीफाई कीजिएगा। सिर्फ ब्रांड के भरोसे डिसीजन लेना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा। ऑनरशिप एक्सपीरियंस की बात करें तो यही अर्टिगा फिर से बाजी मार लेती है। मेंटेनेंस कॉस्ट काफी पॉकेट फ्रेंडली है। मारुति का सर्विस नेटवर्क देश के लगभग हर कोने में मौजूद है और रीसेल वैल्यू तो इस सेगमेंट में बेंचमार्क मानी जाती है। इसी वजह से पुरानी अर्टिगा भी सेकेंड हैंड मार्केट में अच्छी कीमत पर बिक जाती है। तो अगर एक लाइन में वर्डिक्ट दिया जाए तो मारुति सुजुकी अर्टिगा उन फैमिलीज के लिए परफेक्ट है जो कंफर्ट, माइलेज, रीसेल और टेंशन फ्री ओनरशिप का बेस्ट बैलेंस चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है स्पेशियस केबिन, लो रनिंग कॉस्ट और जबरदस्त रीसेल वैल्यू। लेकिन सेफ्टी, परसेप्शंस और सीएनजी वेरिएंट का लंबा वेटिंग पीरियड ना इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसी वजह से अर्टिगा हमारी लिस्ट में रैंक नंबर 2 पर है। और अब बारी है उस गाड़ी की जिसने अर्टिगा का फॉर्मूला लिया, उसकी लगभग हर स्ट्रेंथ को संभाला और एक ऐसा पैकेज बना दिया जो इस बजट में सबसे बैलेंस चॉइस बन चुका है। इसी वजह से हमारी लिस्ट का नंबर 1 शायद आपको सरप्राइज ना करे, लेकिन उसके पीछे की वजह जरूर बताएगी। और अब बारी है उस गाड़ी की जिसका नाम शायद आप पहले ही अंदाजा लगा चुके होंगे, लेकिन नंबर 1 बनने की वजह सिर्फ उसका नाम नहीं है बल्कि उसके पीछे छुपी हुई स्ट्रेटजी है। तो रैंक नंबर 1 पर आती है टोयोटा की रूमियोन। सोचिए, अगर एक गाड़ी मार्केट की सबसे सक्सेसफुल 7 सीटर का लगभग वही फॉर्मूला लेकर आए, लेकिन उसके साथ टोयोटा का बेड्स, बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस और कई जगहों पर कम वेटिंग पीरियड भी दे, तो क्या वो ज्यादा सेंसेबल चॉइस नहीं बन जाती? यही वजह है कि टोयोटा रूमियोन धीरे धीरे उन बायर्स की पहली पसंद बनती जा रही है जो बिना अननेसेसरी टेंशन के फैमिली कार खरीदना चाहते हैं।
हर महीने लगभग 2 से 3 हजार फैमिलीज रूमियोन को घर लेकर जा रही है। इसकी सेल्स अभी अर्टिगा जितनी नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से इसका कस्टमर बेस बढ़ता जा रहा है उससे यही लगता है कि इसने इस सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बना ली है। इसका असली मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही कजन अर्टिगा और किया कैरेंस के बेस वेरिएंट से है। एक जरूरी बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कई शहरों में टोयोटा रूमियोन की एक शोरूम कीमत 10 लाख से ऊपर शुरू होती है, इसलिए अगर आपका बजट बिल्कुल फिक्स्ड है तो ये थोड़ा स्ट्रेच ऑप्शन बन जाती है। लेकिन अगर आप 50 से 80 हजार या थोड़ा ऊपर जा सकते हैं तो रूमियोन को शॉर्टलिस्ट से बाहर रखना सही फैसला नहीं होगा। सबसे ऑनेस्ट बात यह है कि रूमियोन कोई कंप्लीटली अलग गाड़ी नहीं है। मैकेनिकली ये अर्टिगा के काफी करीब है, वही प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म, वही स्पेसियस केबिन और वही फैमिली फ्रेंडली अप्रोच। लेकिन टोयोटा ने ओनरशिप एक्सपीरियंस और अपनी ब्रांड वैल्यू के साथ इसे एक अलग आइडेंटिटी दे दी है। कई बायर्स के लिए बस इतना ही डिफरेंस काफी होता है। डायमेंशन भी लगभग अर्टिगा जितनी ही है, इसलिए सिटी ड्राइविंग, पार्किंग और नैरो रोड्स में ना इसे चलाना बिल्कुल फैमिलियर लगता है। 7 सीट यूज करने पर बूट स्पेस लिमिटेड हो जाती है, लेकिन फैमिली लगेज के लिए फिर भी यूजेबल रहता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इंडियन रोड्स के हिसाब से प्रैक्टिकल है। एक्सटीरियर में सबसे बड़ा डिफरेंस फॉन्ट डिजाइन है। टोयोटा की बोल्ड ग्रिल इसे अर्टिगा से थोड़ा ज्यादा प्रीमियम और मैच्योर लुक देती है। साइड प्रोफाइल क्लीन है और रियर डिजाइन न बैलेंस्ड फील देता है। तो अगर दोनों गाड़ियां साथ खड़ी हो तो रूमियोन की आइडेंटिटी आसानी से अलग नजर आती है। केबिन के अंदर बैठते ही वही स्पेसियस फील मिलती है जिसके लिए अर्टिगा प्लेटफॉर्म जाना जाता है। तीनों रो फैमिली यूज के हिसाब से ना प्रैक्टिकल है और ड्राइविंग पोजीशन भी काफी कंफर्टेबल लगती है। कंट्रोल सिंपल है, इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को स्मूथली सपोर्ट करता है और ओवरऑल लेआउट हर एज ग्रुप के ड्राइवर के लिए इजी है। मटेरियल क्वालिटी प्रीमियम सेगमेंट जैसी नहीं है, लेकिन फिट एंड फिनिश अच्छी है और टोयोटा की फिनिशिंग केबिन को एक पॉलिश्ड फील भी देती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड फीचर्स, चार्जिंग पोर्ट और कप होल्डर जैसे प्रैक्टिकल टचेस डेली फैमिली यूज को और कॉन्फिडेंट बनाते हैं। इसी वजह से लॉन्ग जर्नी में भी रूमियोन का केबिन काफी यूजर फ्रेंडली लगता है। अब आती है वो बात जो बहुत लोग गलत समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि टोयोटा का बेड्ज है तो इंजन भी बिल्कुल अलग होगा, लेकिन हकीकत ये है कि रूमियोन में वही 1.5 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है जो अर्टिगा में भी आता है और यही इसकी स्ट्रेंथ भी है। ये इंजन रिफाइनमेंट, स्मूथनेस और फ्यूल इफिशिएंसी के लिए पहले ही अपना रिपुटेशन बना चुकी है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन सिटी और हाईवे ड्राइविंग में रिलैक्स्ड एक्सपीरियंस देते हैं। सीएनजी वेरिएंट रनिंग कॉस्ट को और भी नीचे ले आता है, जिस वजह से मंथली फ्यूल एक्सपेंसेस काफी कंट्रोल में रहता है। राइड क्वालिटी फैमिली ओरिएंटेड है। सस्पेंशन इंडियन रोड पर कंफर्ट को प्रायोरिटी देता है और हाईवे क्रूजिंग भी काफी रिलैक्स्ड फील होती है। स्टीयरिंग लाइट है, एनवीएच लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्ट्रेस फ्री लगता है। सेफ्टी के मामले में ना डुअल एयरबैग्स, ईएसपी और हिल होल्ड जैसे इंपोर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात यहाँ भी याद रखनी चाहिए क्योंकि रूमियोन और अर्टिगा एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करती है, इसलिए सेफ्टी डिस्कशन में भी दोनों की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन काफी हद तक मिलती जुलती रहती है। इसलिए बाइंग से पहले लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स और वेरिएंट स्पेसिफिक इक्विपमेंट को डीलर से वेरीफाई जरूर कीजिएगा। अब ऑनरशिप एक्सपीरियंस ही वो जगह है जहां रूमियोन कई बायर्स को अट्रैक्ट करती है। टोयोटा का कस्टमर सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग रीसेल इमेज बहुत लोगों के लिए एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। कई मार्केट्स में वेटिंग पीरियड भी अर्टिगा के कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है, जो प्रैक्टिकल बायर्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज बन सकता है। तो अगर एक लाइन में वर्डिक्ट दिया जाए तो टोयोटा रूमियोन उन लोगों के लिए बनी है जो अर्टिगा की प्रैक्टिकलिटी के साथ टोयोटा का ओनरशिप एक्सपीरियंस और कंपैरेटिवली कम वेटिंग पीरियड चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है स्पेसियस केबिन, स्मूथ इंजन, लो रनिंग कॉस्ट और टोयोटा ब्रांड का भरोसा। हाँ, हायर एंट्री प्राइस और प्लेटफॉर्म से जुड़ी सेफ्टी लिमिटेशन इसका कंप्रोमाइज भी है और इसी बैलेंस्ड पैकेज की वजह से टोयोटा रूमियोन हमारी लिस्ट में रैंक नंबर 1 पर आती है। यह मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और हो सकता है कई लोग इससे एग्री ना करें। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर रीसेल चाहिए तो बस मारुति ही लो। इस बात में सच्चाई जरूर है क्योंकि मारुति का रीसेल और सर्विस नेटवर्क दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप टोयोटा रूमियोन को देखते हैं तो आपको लगभग वही प्रूवन पैकेज मिलता है। साथ ही टोयोटा का ओनरशिप एक्सपीरियंस और ब्रांड ट्रस्ट भी मिल जाता है। कई बायर्स के लिए यही कॉम्बिनेशन रूमियोन को थोड़ा ज्यादा सेंसेबल ऑप्शन बना देते हैं। अब यही जरूरी नहीं है कि हर बायर्स के लिए रूमियोन ही बेस्ट हो। अगर आपको लोएस्ट प्राइस और वाइडेस्ट सर्विस नेटवर्क चाहिए तो अर्टिगा अभी भी एक आउटस्टैंडिंग चॉइस है, लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं और टोयोटा बेड्स को वैल्यू देते हैं तो रूमियोन को इग्नोर करना भी आसान नहीं है।
अब असली फैसला आपका है। अगर आपको दोनों में से सिर्फ एक चुननी हो तो अर्टिगा या रूमियोन, और क्यों? कमेंट में अपनी वजह जरूर बताइएगा। मैं हर इंटरेस्टिंग ओपिनियन को पढ़ूंगा और बेस्ट कमेंट को पिन भी करूंगा। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। अगर आपका बजट सबसे टाइट है और प्रायोरिटी सिर्फ कम खर्च में 7 लोगों की मोबिलिटी है, मेंटेनेंस भी सस्ती चाहिए और प्रीमियम फील आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मारुति सुजुकी ईको सबसे प्रैक्टिकल चॉइस है। अब अगर आप 7 से 8,50,000 के बजट में एक जेन्युइनली फैमिली फ्रेंडली, सिटी फ्रेंडली और स्मार्टली पैकेज 7 सीटर चाहते हैं तो रेनॉल्ट ट्राइबर इस सेगमेंट की सबसे इंटेलिजेंट वैल्यू फॉर मनी चॉइस में से एक है। अगर आपका ज्यादा सफर गांव, खराब सड़कों या रफ टेरेन पे होता है और आपको डीजल टॉर्क के साथ एक मजबूत वर्क हॉर्स चाहिए तो महिंद्रा बोलेरो नियो आपके यूज केस के हिसाब से सबसे बेहतर ऑप्शन बन सकता है। अब अगर आपको माइलेज, कंफर्ट, रीसेल, लो मेंटेनेंस और ऑलराउंड प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस्ड पैकेज चाहिए तो मारुति सुजुकी अर्टिगा आज भी इस सेगमेंट की सबसे डिपेंडेबल फैमिली एमपीवी में से एक है। लेकिन अगर आप बजट को थोड़ा और स्ट्रेच कर सकते हैं, टोयोटा का ओनरशिप एक्सपीरियंस पसंद है और अर्टिगा जैसे ही प्रूवन पैकेज एक अलग बिल्ड्स के साथ चाहिए तो टोयोटा रूमियोन मेरी नजर में इस लिस्ट की सबसे बैलेंस चॉइस बनती है। देखिए, एक गाड़ी सिर्फ 4 पहिए और एक इंजन नहीं होती है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये उन सपनों का हिस्सा होती है जिनके साथ बच्चों का स्कूल, फैमिली वेडिंग्स, इमरजेंसी हॉस्पिटल रन्स, गांव की यात्राएं, वीकेंड ट्रिप्स और हजारों यादें जुड़ी होती है। इसलिए गाड़ी खरीदते वक्त सिर्फ शोरूम की चमक या डिस्काउंट पे मत देखिए, ये देखिए कि तीसरी रो वाकई यूजेबल है या नहीं, रनिंग कॉस्ट अगले 5 साल में कितनी होगी, आपके शहर में सर्विस कितनी आसानी से मिलेगी, फुल फैमिली लोड के साथ गाड़ी का बिहेवियर कैसा रहता है, और सबसे जरूरी मार्केट क्या रहा है उससे पहले ये समझना है कि फैमिली को असल में किस चीज की जरूरत है। तो अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी क्लियरिटी मिली हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है नो नॉनसेंस रिसर्च बेस्ड ऑटोमोबाइल कंटेंट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइविंग कीजिए और डिसीजन हमेशा सोच समझ के लीजिएगा।